हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, राजस्थान पुलिस एवं रेलवे बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट्स को जारी कर दिया है और अगले ही महीने में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है और उससे अगले महीने में हमारे रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, समय बहुत कम बचा है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि राजस्थान पुलिस और रेलवे बोर्ड से संबंधित कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेता हूं और उनसे संबंधित उन क्वेश्चनों को लेता हूं जो दोनों में सेम हो, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान पुलिस और रेलवे बोर्ड दोनों के ही मतलब फॉर्म भरे होंगे। तो उनको अलग अलग से मतलब दोनों की तैयारी कैसे करें, तो उनको वो पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या है, दोनों को कंबाइन करके उनके एक ही चैप्टर में ऐसे 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। जैसे हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। तो इन सभी से मैं आपके लिए 10-10 क्वेश्चन लेकर आया करूँगा वीडियो में, और उन 10 क्वेश्चनों से संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी दिया करूँगा, जिससे कि आपको उन 10 के साथ में अगले 10-20 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो जिसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अच्छा लगे वीडियो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो, और कहाँ पर क्या कमी रह रही है उसके बारे में भी बताएं मुझे। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिना टाइम बर्बाद किए हम चलो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, इसका आपको राइट आंसर बताना है। आपको इसके लिए मैं 10 सेकंड दूंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो कौन सा है? तो 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, या 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, यह निश्चित नहीं हो सका है। तो आपको इनमें से राइट आंसर देना है। इसके लिए आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। तो चलिए बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने अब सोच लिया हो आपने मन में, तो मैं अब राइट आंसर बता देता हूँ इसका, और इसके बारे में थोड़े विस्तार से भी बताऊँगा। तो इसका राइट आंसर है बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। से कार्बन 14 के नाम से भी जानते हैं, C12 वो C14, या फिर रेडियो कार्बन के नाम से जानते हैं इसको। तो ये इसकी विधि के द्वारा से हम समय निर्धारित करते हैं कि ये भाई वस्तु इतनी पुरानी है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। तो ये वही पद्धति के द्वारा इसको पता लगाया गया है हड़प्पा सभ्यता कि ये इतने वर्ष से इतने ईस्वी पूर्व तक रही थी। तो चलिए देखते हैं अभी और आगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की खोज है वो किसने की थी? तो ये है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो आपको ये याद रखना है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्ययान ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है उसको किस युग में रखा गया है। तो कांस्य युग में और प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी हैं वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हमारा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि क्वेश्चन है सिंधु घाटी जो सभ्यता है
वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ और आपको इन चारों ऑप्शन में से अपने मन में डिसाइड कर लेना है। तो पहला है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, नंबर 3 है चीन की सभ्यता है, चौथी है ग्रीक की सभ्यता। तो इनमें से आपको डिसाइड करके मुझे बताएं, जल्दी अपने मन में ध्यान रखें और मैं आपको फिर उसका राइट आंसर बताऊंगा। तो आप मुझे कमेंट में लास्ट में ये आंसर करके ये बताना कि आपके इसमें से कितने सही गए थे और कितने गलत थे। तो चलिए अब मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 4 ग्रीक की सभ्यता। ये उसके समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सभी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। और जो ग्रीक की सभ्यता थी वो इसके समकालीन नहीं थी। तो इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे। तो ये हमारा विस्तार से देखिए। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था, यानी कहीं अधिक बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। जो समकालीन जो विश्व की कोई अन्य सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता के क्या है, विस्तृत नहीं थी, सिंधु उसके समान नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया में सुमेरियम जो सभ्यता है उसमें क्या क्या मिला है, बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं तथा चूल्हे मिले हैं, ये उसमें मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसी ही है। और आगे देखते हैं कि क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। तो इन प्रमाणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं में क्या थे, व्यापारिक संबंध था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ तक विस्तृत थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक थी। दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक थी। तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक थी। चौथा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपके लिए मैं अभी 10 सेकंड देता हूं। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो चलिए अपने मन में एक राइट आंसर डिसाइड कीजिए कौन सा है। तो चलिए अब मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 4। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहाँ से सबसे अधिक विस्तृत थी, तो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, इतनी जगहों तक थी ये क्या थी, विस्तृत थी या फैली हुई थी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा मोस्ट डिटेल से और देख लेते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल या दासक नदी के किनारे स्थित सतुका गे डोर यानी बलूचिस्तान, जैसे बलूचिस्तान बोलते हैं, पूर्वी पुरातल में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जैसे ज़िला मेरठ और उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तरी पुरास्थल जो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा यानी जो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तथा दक्षिण में पुरास्थल जो गोदावरी नदी थी उसके तट पर टाइमाबाद जो कि ज़िला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ तक। तो सिंधु सभ्यता का जो सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी ये इतने में तो फैला था। अब जब आगे क्वेश्चन एक ये भी है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो ये सैंधव सभ्यता थी और ये कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व
अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई है। शहर की या नगर की संज्ञा दी गई है, तो उनमें से 6 ही जो हैं सभ्यताएं उनको दी गई है। तो पहली है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला, धौरा, धौला, बीरा और राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ये सभ्यता थी, ये स्थान है, ये इनको नगरों के रूप में नगर की श्रेणी में रखा गया है। अब आगे बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की इसमें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक जो स्थल गुजरात में खोजे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति थी, तो उसके जो सर्वाधिक स्थल हैं वो कहाँ पर खोजे गए, तो वो थे गुजरात में खोजे गए थे। लोथल एवं सुतकोतला, लोथल एवं सुतकोदता सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन होने का कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था, तो वो था लोथल सुतकोतदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके याद रखना है। और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि जुते हुए खेत को और नक्काशीदार ईंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ से साक्ष्य मिले थे इनके, तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये हमारा अगला चौथा क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो आपके लिए ये 4 ऑप्शन हैं, सुरकोटड़ा, बढ़ावली, मांडा, राखीगढ़ी। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर के लिए मैं अभी 10 सेकंड दे रहा हूँ, तो आप अपने मन में सोचें इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो चलिए अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर इसका ए नंबर सुरकोटड़ा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं, जो कि गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं हम। सुरकोटड़ा है जो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी, तो ये है क्या है, हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि यानी जो हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं अस्थियाँ, तो वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु सामान्यतः जो हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो वो माने गए हैं, तो उसमें जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें घोड़े के अस्तित्व को क्या है, स्वीकार तो ऐसे नहीं किया गया है, मगर वहाँ से क्या है, घोड़े के अस्थियों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त किए गए हैं। इससे थोड़े अन्य महत्वपूर्ण और तथ्य जान लेते हैं। तो आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। बारहसिंगा का साक्ष्य किससे मिला है, तो आमरी से मिला है। जैसे इसमें पूछा गया था घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो थे सुरकोटड़ा गुजरात से। और बारहसिंगे के जो साक्ष्य मिले हैं तो वो आमरी से मिले हैं। रोपड़ के एक कब्रिस्तान के मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का जो प्रमाण मिला है तो वो है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि किस जगह से कब्रिस्तान के पास से मनुष्य के साथ में उसके पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, तो वो है रोपड़। आपको ये याद रखना है। और सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है कि जो एंटीमनी की छड़ है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो भी सुरकोटड़ा से ही प्राप्त हुई है। और सुरकोटड़ा की खोज है वो वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो सुरकोटड़ा की खोज हुई थी, तो वो कब और किसने की थी, तो जो 1964 में जेपी जोशी ने की थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, और ये वाला क्वेश्चन है एसएससी मैट में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। एक तो 1999 में और एक 2002 में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, तो आपके लिए मोस्ट है, तो आप इसको देखिए। सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगन है, वो किस प्रदेश में है, तो ये आपको याद रखना है।
अभी मैंने आपको बताया भी था कि कालीबंगन में। तो आपके लिए ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो आप बताइए इसका राइट आंसर सोचें अपनी। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगन या कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक क्या है प्राचीन एवं ऐतिहासिक जो स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो कालीबंगा एक छोटा नगर था। कालीबंगा क्या था? एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग भी मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है? एक दुर्ग भी मिला है। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में जिसे घग्गर नदी का नाम से जानते हैं, तो क्षेत्र में सेंदेव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्वित और पुष्पित हुई। तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है वो सेंधा सभ्यता से भी प्राचीन मानी गई है इसमें। और वहाँ पर घग्गर नदी के जो प्राचीन नाम में उसको इस दृश्यवती और सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, जैसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो उस नदी के किनारे ये खूब अच्छी तरीके से पल्वित हो रही थी और पोषित हो रही थी, पुष्पित हो रही थी। तो आगे देखते हैं हम। कालीबंगा को 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो आपको क्वेश्चन में बनता है कि कालीबंगा सभ्यता को कितने ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी गई है? तो 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है ये, जिसकी सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी तो उसकी खोज किसने की थी? तो ये है 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था, यानी खुदाई का कार्य किया था। तो वो थे बीके थापर व बीबी लाल। इनके द्वारा 1961 से 1969 तक क्या की गई थी? उत्खनन किया गया था, यानी वहाँ पर खुदाई की गई थी। तो ये आपको इनको भी नाम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? और तो ये भी एसएससी मैट में 2000 और 2002 में पूछा जा चुका है। तो आपके लिए ये भी मोस्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको इससे भी याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग है जो हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो इसका आपको राइट आंसर अपने मन में सोचिए। तो चलिए इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा, इनमें से एक है, तो वो है सेलखड़ी है इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो मुद्राओं के निर्माण में सेलखड़ी का सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किया जाता था वहाँ पर। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं वो मुख्यतः किसकी थी? वर्गाकार आकृति की थी। किस तरीके की आकृति थी उनकी? तो वर्गाकार आकृति थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। तो किसकी बनी होती थी? तो सेलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में क्या थी? एक श्रृंगी पशु था, पशु की आकृति मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं उसमें किसकी आकृति मिलती है? तो वो है एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से भी एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से भी एक कांस्य निर्मित मोहर मिली थी, उसमें नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ, जिन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, वो प्राप्त की गई थी। तो आपको याद रखना है कि किस प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ प्राप्त की गई थी? तो वो है सिंधु प्रदेश से, जिन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन
SSC मेट में पूछा जा चुका है, ये 2001 में पूछा गया है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी। तो कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या लौह युग की थी। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है, सोचिए अपने मन में। तो ये कांस्य युग की थी फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है राइट आंसर। तो ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ध्यान से सुना हो तो मैंने पहले भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग में और मेसोपोटामिया में उसमें रखा गया था। तो कांस्य युग में रखा गया था। तो सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जाने के कारण आपको इसमें बता दें कि सिंधु सभ्यता को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। तो उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण आद्य यानी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो स्थान दिया गया है तो वो है तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता, जिसे रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है। जो मैंने आपको बताया था C14 या रेडियो कार्बन 19 के नाम से जाना जाता है। तो वो थी उस विधि के द्वारा इसको 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान में मानी जाती है और इसको तृतीय कांस्य काल में ताम्र पाषाणिक सभ्यता से भी मतलब रखा गया है। किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सभ्यता कब से कब तक रही है? ज़्यादातर 500 वर्ष तक रही है, जो उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? और ये क्वेश्चन भी आपके लिए SSC MET में पूछा जा चुका है 2001 में। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है कि उनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था। तो इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको ये बताना है, कमेंट मन में सोचिए। तो चलिए अब मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ। तो वो है 4, कृषि था उनका मुख्य व्यवसाय। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक, जो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फसल की खेती होती थी, अनेक फसलों की यहाँ पर खेती होती थी, जिसमें गेहूँ और जौ क्या थे? प्रमुख फसलें थी, जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख फसलें थी। आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अनेक फसलें होती थी उनमें से प्रमुख सबसे अधिक फसलें वो होती थी, उनमें से प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो वो थी गेहूँ और जौ। चावल का भी प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में ही होता था, चावल की खेती भी सीमित मात्रा में ही होती थी, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर और लोथल हैं, उनसे भी चावल के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं चावल की खेती के। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। तो हड़प्पावासी तो वो कहाँ पर व्यापार करने जाते थे? तो वो थे मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भी भारत में प्रथम बार हड़प्पावासियों के द्वारा ही किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम किस सभ्यता में चांदी का प्रयोग किया गया था? तो वो है हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पावासियों के द्वारा ही चांदी का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आपको याद रखना है कि कपास की खेती भी सर्वप्रथम हड़प्पावासियों के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कपास की खेती है वो सर्वप्रथम किस सभ्यता में शुरू की गई थी? तो वो यह है हड़प्पा सभ्यता में ही की गई थी। चेस जिसे हम शतरंज के नाम से जानते हैं अभी वर्तमान में, तो उसको भी शुरुआत में हड़प्पा वासियों के द्वारा ही शुरू किया गया था, इस खेल को भी, चेस को भी। और कपास को जो यूनानी लोग थे वो सिंडन के नाम से पुकारते थे या कहते थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो यूनानी लोग थे वो कपास को किस नाम से जानते थे? तो वो थे सिंडन के नाम से जानते थे। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे।
तो ये भी SSC MAT में पूछा जा चुका है 2001 में। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस तरीके के थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी खानाबदोश थे, या फिर जनजाति थे, किस प्रकार के लोग थे, निवासी थे। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। आप मन में डिसाइड कीजिए कौन सा है इसमें से राइट आंसर। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो वो शहरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। तो हड़प्पा जो सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण है वो हड़प्पा सभ्यता द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो प्रथम नगरीकरण है वो किस सभ्यता के द्वारा शुरू किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ही शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण है वो गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि द्वितीय शहरीकरण हुआ था वो गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था भारत के अंदर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और जो आपने ऑप्शन में देखे थे यायावर यानी खानाबदोश, तो यह व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड, जो खानाबदोश जो आप सोच रहे होंगे क्या था यायावर, तो जो मानव के जो प्रारंभिक काल में जो जिस तरीके से व्यवस्था थी उनके रहने खाने की, तो उस व्यवस्था को दर्शाने वाला ये है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त में क्या माना गया है, खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य माना गया है। तो प्राचीन काल में जो जिन सभ्यताओं को शहरीकरण में या नगरीकरण में रखा गया है, तो उसके लिए किस आधार पर रखा गया है, तो वहाँ पर जो खेती की उपज है उसके आधार पर रखा गया है कि खेती में जो उपज है उसका अतिरिक्त यानी अधिक उपज होना अनिवार्य माना गया है। मानी अच्छे खासे वहाँ पर शहर उसे ही कहते हैं प्राचीन काल में। जैसे भी आपको अभी भी पता है कि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, तो उन्हीं सभ्यताओं को शहरीकरण में रखा गया है जिनमें जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, मानव जनसंख्या है वो 75% थी। और कृषि कारण जो कृषि में निपुण थे, संलग्न थे, अच्छी तरीके से उपज होती थी, तो उन्हीं सभ्यताओं को इसमें रखा गया है। तो इसके आगे देखते हैं हड़प्पा अर्थव्यवस्था थी वो कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। तो ये सभी तरह से सही थी, अच्छी खासी थी। अर्थव्यवस्था भी अच्छी खासी थी, यहाँ की कृषि भी बहुत बढ़िया थी, अधिशेष थी, पशुपालन का भी किया, खेती के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता था इनके साथ में। उन्नत हस्तशिल्प के कारीगर थे भी, समृद्ध आंतरिक एवं बाहरी व्यापार दोनों तरीके के व्यापार थे, आंतरिक और बाहरी, तो सभी तरह से प्रफुल्लित है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की बात हुई। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो किससे बनाए जाते थे, ये क्वेश्चन है काफ़ी बार कई बार पूछा जा चुका है। तो ये देखिए SSC MAT में 2001 में पूछा जा चुका है। RRB रेलवे बोर्ड में भी गोरखपुर से टेक्निकल लाइन में 2004 में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आपको ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो आपको राइट आंसर देना है इसमें से कौन सा है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ईंटें हैं वो ईंटों के मकान, जो पक्की ईंटों के मकान पाए गए थे। तो इसका राइट आंसर ये है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा मुख्य विस्तार से देखते हैं। सिंधु घाटी के जो मुख्य घर हैं वो मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे, और लकड़ी का भी प्रयोग है वो घर बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन वो ज़्यादातर के यहाँ थे पक्की ईंटों के घर बनाए गए हैं। ईंट है उनको धूप में भी सुखाया जाता था, कुछ को आग के द्वारा भी पकाया कर प्रयोग में लाया जाता था। तो दोनों तरीक़ा की ईंटें, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों का प्रयोग किया जाता था।
ईंटों का जो अनुपात था यानी कि बनावट जो उनकी आकृति थी तो वो किसकी थी, तो उसका अनुपात था 4:2:1 था। तो ईंटों की आकृति का जो अनुपात है ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ईंटों का प्रयोग है वो अनेक आकार का करते थे, मतलब ईंटें एक ही प्रकार की नहीं, उससे बड़ी भी और छोटे आकार की भी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनमें से भी मुख्य ईंटों का जो आकार का प्रयोग हर जगह पर किया जाता था अधिकतर, तो वो है अनुपात यही है 4:2:1। तो ये आपको याद रखना है। अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग का प्रमाण है वो कालीबंगन में मिला है, यानी कि ईंटों पर कुछ डिजाइन और पेंटिंग वो होती है ना अलंकृत, यानी उसमें आकृतियों के द्वारा ढाली गई, तो इन ईंटों का भी प्रयोग का भी प्रमाण है वो कालीबंगन में, यानी कालीबंगा सभ्यता में उनका प्रमाण है जो मिल चुका है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा है वो क्या है, मेरठ के हिंडल नदी तट, जिसको मैंने आपको सभी के बारे में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में आपको पूरे विस्तार से पहले का क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो पूर्वी सीमा है वो मेरठ के हिंडल नदी तट पर आलमगीरपुर था, तो ये आपको याद रखना है, और पिछले मैंने जो बताया है उनको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस इसी बात पर मेरे इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं अब पर डे 4 से 5 वीडियो हर चैप्टर के ऊपर 10-10 क्वेश्चनों की बना के डालने वाला हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, जैसे कि आपको जैसे ही मैं अपनी वीडियो बना करके अपलोड करूँगा आपके पास घंटा बज जाएगा, जिससे कि आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और क्योंकि परीक्षाओं के दिन भी ज़्यादा नहीं रहे हैं, परीक्षा भी एकदम से पास आ गई हैं, तो फ्रेंड्स अब आपको कुछ नहीं करना है, लगातार इन वीडियो को देखना है और एक तक होके अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलता हूँ मैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में।